हेलो एंड वेलकम टू एमएमई टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024-25 को। अभी हाल ही में 1 फरवरी 2024 की डेट में अंतरिम बजट यहां पर पेश किया गया है। तो डिटेल में हमने सब कुछ यहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया है। क्या कुछ इम्पोर्टेंट है आप सभी की एग्जाम्स के लिए, जो भी अभी आपके एग्जाम हाल ही में होने वाले हैं, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, या फिर आपका पीसीएस 2024 वाला एग्जाम हो। तो जो भी एग्जाम्स आपके आगे होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें हमने लिख लिए हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप यूपीपी कांस्टेबल 60,244 पदों की तैयारी करें तो मात्र 11 रुपये में इसके नोट्स उपलब्ध हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक ऑनलाइन बाई करने का दिया गया है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर या फिर पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो 199 में नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक ऑनलाइन बाई करने का यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि अंतरिम बजट जो पेश किया गया है, अंतरिम बजट होता क्या है। तो देखिए, अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब नई सरकार का गठन होने वाला होता है, और आप सभी को पता है कि अभी आचार संहिता 15 फरवरी के बाद लगने वाली है, और इसके बाद हर हाल में मई के लास्ट या जून तक नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। तो लगभग ये 4 महीने के लिए जो बजट है वो अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया गया है। तो जब सरकार जो है पूर्ण रूप से 1 साल नहीं चलने वाली होती है, टाइम कम होता है, अंतरिम बजट तभी यहाँ पर पेश किया जाता है। नई सरकार के गठन तक और आय और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत करने के लिए जो है इस बजट का प्रयोग किया जाता है, और ये आम बजट से जो होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर बात करते हैं इस बजट में, और तो ये जो बजट होता है वो इस बार जो पेश किया गया है वो अंतरिम बजट 16वें नंबर का है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका जो अन्य नाम है वो है ओट ऑन अकाउंट भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, संसद में कोई भी चर्चा नहीं होती है, डायरेक्ट जैसे ही ये बजट पेश किया गया वैसे ही ये अप्रूव हो जाता है। लेकिन जो आम बजट होता है इस पर संसद में चर्चा होती है, और 6 स्टेज होती है। 6 स्टेज के बाद जो आम बजट होता है उसे यहाँ पर पास किया जाता है। लेकिन जो केंद्रीय बजट के अंतर्गत जो भी हाल ही में अंतरिम बजट पेश किया गया है, इसमें संसद में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन ये पेश होता है उसी दिन से ऑटोमेटिक ये लागू हो जाता है। तो ये 4 महीने के लिए फ्रेंड अभी जो है ये बजट पेश किया गया है। अप्रैल से लेकर के जुलाई तक ये बजट चलेगा, और जुलाई के बाद जो भी नई सरकार आएगी वो अपना पूर्ण बजट जो है पेश करेगी 31 मार्च 2025 तक के लिए। इसका अन्य नाम आप याद जरूर रखेंगे, पूछा जाता है। अन्य नाम है इसका ओट ऑन अकाउंट, और 16वें नंबर का अंतरिम बजट इसे जो है यहाँ पर पेश किया गया है। आइए कुछ अन्य पॉइंट्स को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो लगातार बजट है वो छठी बार पेश किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा पेश किया गया है। और यहाँ पर बराबरी इन्होंने कर लिया है मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई भी जो है लगभग इतनी बार ही बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। अब बजट कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2024 के डेट में पेश किया गया। बजट अगर हम शब्द की बात करते हैं तो ये फ्रेंच भाषा का एक बजट करके शब्द है, BOUGETT, वहाँ से आया हुआ है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब तो खैर पेपरलेस बजट पेश किया जाता है, लेकिन पहले उस तरीके से ऑफलाइन तरीके से बजट पेश किया जाता था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 112 में, यानी आर्टिकल 112 में जो है इस बजट की बात कही गई है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर जो है नाम इसका दिया गया है आर्टिकल 112 में। यहाँ पर आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि आज के बजट में यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर वो है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कहा गया है कि 78 लाख लोगों को जो है यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये योजना जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए लाई गई थी, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, जो कोविड में जिनका व्यापार था जो ठप हो गया था। आपने देखा होगा, जो आप रोड पे निकलते होंगे, हाईवे पे निकलते होंगे, तो किनारे किनारे लोग बैठे होते हैं, अपना व्यापार करते हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते चप्पल बेच रहा है। इन लोगों को जो है 15-15 हज़ार रुपये का जो है बिना किसी ब्याज के जो है
ऋण दिया गया था, मतलब बैंकों से कर्ज दिया गया था, जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जो है लग रहा था। तो 78 लाख लोगों को जो है यहाँ पर ऋण दिया गया है, ऐसा इसमें बजट में कहा गया है। कोई नई योजनाओं के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, क्योंकि नई योजनाएं क्या होती हैं, लोक लुभावन वाली हो जाती हैं, जो कि सरकार अभी आने वाली है, फिर से रिपीट होगी या कुछ भी चीज़ें होगी। तो अगर ये सरकार कई घोषणाएं कर देती है, नई नई घोषणाएं कर देती है, मान लीजिए इसने कह दिया कि पेट्रोल हम अब कर देंगे 25 रुपये लीटर, तो अगर ऐसा बोल देती है तो फिर सरकार यही रिपीट फिर से हो सकती है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ें होती हैं जो संविधान में सेट की गई हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पर कोई भी नई जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर नहीं लाई गई हैं। जो पुरानी स्कीम्स हैं, जो पुराने टारगेट्स थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात कही गई अंतरिम बजट में। यहाँ पर फिर देखिए कहा गया है, पीएम किसान सम्मान योजना के द्वारा 11.8 करोड़ जो किसान हैं वो यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। डायरेक्ट डेटा आपसे पूछा जाएगा कितने करोड़, तो 11.8 करोड़। फिर कहा गया है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री जो है देने की बात इसमें कही गई है। और अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है, रूफ टॉप सौर ऊर्जा। इसके अंतर्गत 300 यूनिट जो बिजली फ्री होगी वो यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी, ऐसा बजट में ऐलान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फिर देखिए कहा गया है कि 2047 तक भारत को क्या बनाना है, विकसित राष्ट्र यहाँ पर बनाना है। पीएम आवास योजना जो आपकी चल रही है, इसमें अभी तक 3 करोड़ जो है घर बन चुके हैं और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनाने का भी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कही गई है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, यूट्रस में होता है और ख़ास करके जो फीमेल्स हैं उन्हीं में होता है। तो उनके टीकाकरण की बात कही गई है। जो भी सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, फैल रहा है, इससे लगभग अगर हमने जो रिसर्च किया है पिछले 1 साल में, तो 45,000 जो महिलाओं की वो मौत यहाँ पर हुई है सर्वाइकल कैंसर से। तो इस सर्वाइकल कैंसर को ख़त्म करने के लिए जो मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम होगा वो यूबिन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन किया था कोविड के बूस्टर डोज को लगवाने के लिए, कोविड के टीका लगवाने के लिए, उसी तरीके से यूबिन पोर्टल के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर वाला जो टीका होगा वो मुफ्त यहाँ पर लगाया जाएगा। किसको लगाया जाएगा, जो 9 से 14 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं होंगी उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया है बजट में, आशा बहू और जो आंगनबाड़ी कर्मी हैं इनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, आप सभी को अगर मैं बात बताऊं तो इसमें देखिए साफ साफ ये कहा गया है कि 5 लाख तक आप फ्री में अपना इलाज जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर बजट में बात कही गई है लखपति दीदी की। तो लखपति दीदी का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है 2 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ किया गया है। अभी तक का लक्ष्य था कि 2 करोड़ जो स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से जो आय है, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनका टारगेट था कि हम 2 करोड़ महिलाओं को यहाँ पर जो है लखपति बनाएंगे। मतलब उनकी जो सालाना आय होगी वो 1 लाख रुपए होगी कम से कम। लेकिन अब टारगेट यहाँ पर सेट कर लिया गया है 3 करोड़ का। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको। ये स्वयं सहायता समूह जो चलता है, जो ग्रामीण प्रदेश में अगर आप रह रहे होंगे तो आपको जानकारी इसकी होगी, स्वयं सहायता समूह वाली। तो उसमें यहाँ पर लक्ष्य रखा गया लखपति दीदी का 3 करोड़ का। आगे यहाँ पर बात करेंगे 40,000 जो रेल बोगियां हैं उनको वंदे भारत मानकों के अनुसार जो है बदला जाएगा। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं उसमें जो बोगियां लगी हुई हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। उसके हिसाब से 40,000 जो रेल बोगियां हैं उनको यहाँ पर उनके मानक के हिसाब से बदला जाएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे बजट में, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, कोई भी नई घोषणा नहीं हुई, कोई भी नई स्कीम के बारे में बात नहीं की गई है। इनकम टैक्स जो स्लैब था वो वही यहाँ पर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। कुल हवाई अड्डे यहाँ पर कहा गया है कि लगभग हमने 10 सालों में कितने कर दिए हैं, 10 सालों में हवाई अड्डे हमने जो है टोटल 149 यहाँ पर कर दिए हैं। और ये कहा गया है कि पहले हवाई अड्डे कितने थे, पहले जो थे मात्र 75। तो कहा गया है 10 सालों में हमने 2 गुना हवाई अड्डे यहाँ पर बना दिए हैं। और जो हवाई अड्डे बने हुए हैं
इस योजना का नाम है उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक, ये शुरू की गई थी कि बहुत कम पैसों में जो है आप अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जो उड़ान योजना है इसके अंतर्गत नए नए जो हवाई अड्डे होंगे वो भी विकसित किए जाएंगे। तो 149 हवाई अड्डे अभी तक जो है यहाँ पर हो चुके हैं उड़ान योजना के अंतर्गत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए रक्षा के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। रेल के लिए यहाँ पर 2.55 करोड़ का बजट दिया गया है। 2.55 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.77 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं पर कृषि के लिए 1.27 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ अन्य फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे जो आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से बने हुए हैं, लगातार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत में फर्स्ट बजट जो है वो 1860 को पेश किया गया था, पहली बात आप डेट याद रखिएगा। और किसने पेश किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेश किया गया था और उस अधिकारी का नाम था जेम्स बिल्सन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में अगर बात करें कि बजट प्रणाली की शुरुआत जो है किसके जो है शासन से हुई या किस वायसराय के द्वारा शुरू की गई, तो भारत में जो बजट प्रणाली की शुरुआत है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे रेल बजट जो है कब जो है यहाँ पर अलग हुआ था आम बजट से, क्योंकि पहले रेल बजट और आम बजट जो आपका है उसी में एक साथ चल रहा था। लेकिन वर्ष 1924 में एक्वर्थ जो कमेटी बनी थी, सर विलियम एक्वर्थ कमेटी, उसके आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। बाद में वर्ष 2017 में फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। तो दोनों डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, दोनों को याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट किसके द्वारा यहाँ पर पेश किया गया है, तो आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया है, 26 जनवरी वर्ष 1947 को यहाँ पर पेश किया गया है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे बात करें फर्स्ट पेपरलेस बजट की, तो फर्स्ट जो पेपरलेस बजट है वो 2021-22 वाला बजट था और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था टैबलेट के माध्यम से। फर्स्ट महिला जो वित्त मंत्री हैं वो आपके हैं इंदिरा गांधी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर फिर आगे कहा गया है पीएम रहते हुए ऐसे कितने लोग थे जो पीएम पद पर रहते हुए बजट यहाँ पर पेश किया, तो ऐसे 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हैं आपके नेहरू जी, सेकंड हैं आपके राजीव गांधी जी, थर्ड हैं आपकी इंदिरा गांधी जी। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई ने पेश किया। कब पेश किया, 28 फरवरी वर्ष 1950 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत का जो बजट है आर के सन्मुख शेट्टी ने पेश किया था 26 जनवरी वर्ष 1947 को। लेकिन जब जो है संविधान लागू हुआ देश में तो गणतंत्र भारत बन चुका था। तो इस समय 28 फरवरी वर्ष 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पहला बजट यहाँ पर पेश किया गया। तो गणतंत्र भारत का जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत का आर के सन्मुख शेट्टी। आई होप आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था फरवरी के अंत में, लेकिन अब यहाँ पर जो एक डेट तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड कर ली गई वो है 1 फरवरी को ही बजट यहाँ पर अब जो है पेश किया जाता है। देखिए संविधान में ना तो बजट शब्द का कहीं पर कोई उल्लेख किया गया है, मात्र आर्टिकल 112 अगर आप पढ़ेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी यहाँ पर जो है दी गई है। और कोई भी जो है यहाँ पर डेट फिक्स नहीं की गई है कि आपको बजट इस दिन ही पेश करना है। ये सब सरकार जो होती है वो यहाँ पर अपने हिसाब से सेट करती हैं। अब देखिए फरवरी के जब अंत में बजट पेश किया जाता था तो दिक्कतें यहाँ पर होती थी। दिक्कत क्या होती थी कि बजट जो होता था वो जो कि आम बजट होता था और इस पर लगातार जो है 6 बहस चलती थी आपकी संसद में। 6 बहस होते होते महीने भर का समय यहाँ पर लग जाता था, जो कि विपक्ष की जो पार्टियाँ होती हैं सब इसमें सहमति देती हैं। तो ऐसे होते होते जो महीना था वो आ जाता था मार्च, तो ख़त्म हो गया ऐसे, जो कि फरवरी के अंत में बजट पहले पेश होता था। तो फरवरी तो वैसे चली गई, मार्च में ये बहस चलती रहती थी। फिर अप्रैल या लास्ट अप्रैल या फिर मई में जा कर के ये बजट पूरी तरीके से लागू हो पाता था, बजट मिल पाता था, सैंक्शन हो पाता था। तो इस बीच में होता क्या था कि आपका जो अप्रैल का महीना है या मई का जो महीना है
इसमें जो वेतन भत्ते देने होते थे सरकार को जो खर्च करना होता था, वो पैसे संचित जो निधि है, आप सभी को पता होगा, इससे यहाँ पर निकालना होता था। और संचित निधि से पैसा निकालना आसान नहीं होता था। तो होता क्या, अब हुआ क्या, सरकार ने क्या सोचा कि अगर हम इस बजट को फरवरी के अंत में ना पेश करके, अगर हम फरवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब 1 फरवरी को ही अगर पेश कर दें, तो बहस होते होते हमारे पास मार्च का वो महीना होगा जो हमारा बजट एकदम पूरी तरीके से जो है लागू हो चुका होगा, हमको बजट मिल चुका होगा और हम अपना काम कर लेंगे। तो संचित निधि पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इस वजह से अब बजट जो है यहाँ पर 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। और ये अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो टेलीग्राम पर आपको मिल भी जाएगा, हम भेज भी देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे, तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। जो डायरेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ेंगे शायद यहाँ पर कंफ्यूज भी रहें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में बता भी दिया हूँ आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। यूपीएससी टीआरई 3.0 में आप सभी के मार्क्स अच्छे यहाँ पर आ जाएँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।